जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान का तीसरा टॉपिक। क्या है? विद्युत, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सिटी। तो यह बहुत लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये भी आप जानेंगे कि घर पे जो इलेक्ट्रिक सिटी आती है, विद्युत आती है, बिजली जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वह किस प्रकार कार्य करती है। अगर बिजली के तारों को हम पकड़ लेते हैं तो झटका क्यों महसूस करवाते हैं ना। तो इस वजह से ये टॉपिक तुम्हारी लाइफ से बहुत रिलेटेड है। चलो, तो ये चैप्टर का क्या नाम है? विद्युत, इलेक्ट्रिक सिटी। तो इसमें देखो क्या लिखा है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश वह है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। अच्छा, ऐसे देखो, विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू। और क्यू बराबर होता है एन इंटू ई। क्यू बराबर एन इंटू ई, यानी क्यू क्या है? आवेश। क्यू क्या है? आवेश। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की इंटू ई। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। इतनी बातें याद रखेंगे। तो आवेश वह गुण है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश क्या है? जिसके कारण विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, उसे क्या बोलेंगे? विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश को प्रदर्शित किससे करते हैं? क्यू। क्यू बराबर क्या होता है? एन इंटू ई। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब ये बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश होता कितना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। 1.6 कितना? 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम, ये आवेश होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसका चार्ज जो होता है वो कैसा होता है? निगेटिव। कैसा होता है? निगेटिव। तो यहां क्या लगा देते हैं? माइनस। कैलकुलेशन में हम कितना यूज करेंगे? 1.6 गुणे 10 की पावर -19। इलेक्ट्रॉन बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? निगेटिव चार्ज रखता है, इस वजह से यहां क्या लगा देते हैं? माइनस। प्रोटॉन का भी सेम आवेश होता है, लेकिन वहां पर क्या होता है? पॉजिटिव। प्लस का 1.4 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम, ये किसका आवेश है? प्लस वाला किसका है? प्रोटॉन का। माइनस वाला किसका है? इलेक्ट्रॉन का। तो ये देखो नीचे लिखा है, एन पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर। यह राशि कैसी है? अदिश राशि है। कैसी है? और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। याद कर ऐसे करेंगे। आवेश समझ रहे हो? गांव पे जैसे होता है ना कि कोई आदमी झगड़ा कर रहा है तो बोलेंगे बहुत आवेश में हो तुम। कैसे हो? बहुत आवेश में हो। इसका मतलब क्या है? बहुत आवेश में हो मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा हो। तो इंग्लिश में बोलते हैं कूल डाउन। क्या बोलते हैं? मतलब अपना गुस्सा क्या कर लो? कम कर लो। तो कूल हो जाओ। क्या हो जाओ? कूल। तो बस कूल से याद हो गया क्या? कूलाम। कूल से क्या याद हो जाएगा? तो आवेश जिसके अंदर ज्यादा होगा तो उसे मैं क्या बोलूंगा? कूल डाउन, यानी कूलाम। तो आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलाम। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। याद हो जाएगा। चलिए, अब बताओ जल्दी से, मैं एक बार फिर से इसको पढ़ा देता हूं, दोबारा सुन लीजिए। आवेश क्या है? ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो उनको क्या बोलेंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है एक जगह पर एकत्रित है तो बोलेंगे ये आवेश है। क्या है?
आवेश। आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव, जिसे बोलेंगे धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और, तो आवेश कितने प्रकार का होगा? दो। एक धन आवेश और एक, चलिए देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो। अभी बताया। एक कैसा होता है? एक कैसा होता है? ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, तो क्या हो जाएगा? धन आवेश। और अगर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? अधिकता, तो क्या बोलेंगे उसमें? क्या है? चलो देखो ऐसे समझो, जैसे ये कोई पदार्थ है, ठीक है, ये क्या है? कोई, चलो मैं इसको मान लेता हूं, ये क्या है? क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। 17 परमाणु क्रमांक किसका होता है? क्लोरीन का। अब ये पढ़ाया गया है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा, Z बराबर E बराबर P। Z क्या होता है? परमाणु क्रमांक। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। P क्या होता है? प्रोटॉन। तो जितना इसका क्या होगा? परमाणु क्रमांक, उतने ही क्या होंगे? उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों क्या होंगे? सेम सेम। यानी इसमें 17 क्या होंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन। और 17 ही क्या होंगे? प्रोटॉन। 17 इलेक्ट्रॉन होंगे और 17 ही क्या होंगे? प्रोटॉन। अब मैंने कहा कि इससे दूसरे पदार्थ ने कुछ आवेश इसको दे दिया। मान लो कितने दे दिए? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। कितने दे दिए? 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए। तो बताओ अब यह ऋणात्मक हुआ कि धनात्मक? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? कैसे? इलेक्ट्रॉन कितने थे? 17। 2 और आ गए, कितने हो गए? अभी तक यह न्यूट्रल था, जब तक 17 थे तो जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही क्या थे? प्रोटॉन। तो ये उदासीन था। क्या था? अब इलेक्ट्रॉन 2 क्या हो गए? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन हो गए 19 और प्रोटॉन कितने बचे? 17। प्रोटॉन कितने हैं? 17। इलेक्ट्रॉन आए हैं ना इसमें, तो इलेक्ट्रॉन 2 क्या हो गए हैं? ज्यादा। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अधिकता। तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? अधिकता। इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? 17 थे 19 हो गए, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? यानी इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? अब मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन ना आके क्या, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए, ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। मान लो इसने 5 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 12। कितने बचेंगे? तो अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा कि निगेटिव? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाले कितने हैं? 17। निगेटिव वाले कितने हैं? देखो ये कहीं नहीं जाएंगे। जाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन आएंगे या इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन चले गए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन आ गए तो निगेटिव चार्ज, क्योंकि आने से इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? अधिकता। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई तो निगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन निकल गए यानी माइनस वाला चला गया, तो ज्यादा कौन हो जाएगा? प्लस वाला। तो वहां पर जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो क्या आता है? धनावेश। और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो क्या आ जाता है? एक बात समझ में आई, दूसरी सुनो। अगर समान प्रकृति के आवेश हुए, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों क्या हो? निगेटिव। या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों क्या हो? निगेटिव। तो यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। कैसे करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। कैसे? इसका मतलब क्या है प्रतिकर्षित? देखो, जैसे मैंने बोला
पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश को लाओ पास में, तो ये इधर इसको दूर भगाएगा, ये इधर इसको दूर भगाएगा, ये दोनों एक दूसरे को दूर करेंगे, तो इसको बोलते हैं प्रतिकर्षित। क्या बोलते हैं? तो या तो दोनों क्या हो पॉजिटिव प्लस वाले, तब भी दोनों दूर जाएंगे, या फिर दोनों निगेटिव हो, दोनों क्या हो, तब भी वो क्या होंगे, दूर जाएंगे। लेकिन अगर ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला क्या है, निगेटिव, तो इनको जैसे ही पास लाएंगे तो ये और पास आना चाहेंगे और एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। जैसे आप एक कील ले लोहे की और एक चुम्बक ले, अब दोनों को पास लाएं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। ऐसा होता है, किया होगा ना। जैसे जब बाल सूखे हों तो उन पर कंघी कर ले। क्या कर ले, और इसके बाद कंघी करने का मतलब समझ गए ना, बाल झाड़ ले, और इसके बाद छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं किसके, कागज के, उनके पास, सूखे बालों में बता रहा हूं, उनके पास ले जाएं तो वो टुकड़े उस कंघी पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, एक पे चार्ज कैसा है, निगेटिव, और एक चार्ज अगर पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इसीलिए वो एक दूसरे से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। अगर माइनस प्लस हुआ या प्लस माइनस हुआ तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित। अगर दोनों सेम सेम हुए, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों क्या हो, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, दूर भगाएंगे। अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को पास आएंगे, एक दूसरे के क्या आएंगे, पास। ये देखो नीचे लिखा समान आवेश, समान का मतलब धनावेश एवं धनावेश या ऋणावेश एवं ऋणावेश, या तो दोनों क्या हो पॉजिटिव या दोनों क्या हो, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, और विपरीत आवेश हुए, एक धनावेश एक ऋणावेश, तो एक दूसरे को, ठीक है, समझ गए बात को। ठीक है, आगे देखिए। अब आवेश का मात्रक मैंने बोला था, क्या होता है बताओ, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। कैसे याद किया, ज्यादा आवेश हो जाएगा तो आदमी से क्या बोलोगे, कूल हो जाओ। क्या हो जाओ, कूल हो जाओ। तो कूल से क्या याद हो गया, कूलाम। चलो, और दूसरा मात्रक देखो, इसको काहे से प्रदर्शित करते हैं, क्यों से। तो क्यों बराबर क्या हो गया, I इंटू टी। क्यों बराबर I इंटू टी। I का मात्रक क्या होता है, अच्छा इसको पहले याद करते हैं। I का मतलब धारा, और धारा का मतलब क्या होता है, एम्पियर, करंट। I का मतलब क्या है, धारा, और धारा का मतलब क्या होता है, करंट। गांव पे नहीं बोलते करंट लग गया, तो वो क्या है, धारा है, उसे क्या बोलते हैं, धारा। याद कैसे करेंगे, करंट लगने के बाद आदमी पियर हो जाता है, पीला पड़ जाता है, तो क्या बोलेंगे, पियर। तो क्या याद हो गया, एम्पियर। पियर से क्या याद हो जाएगा, अगर करंट लग जाएगा तो आदमी कैसा हो जाएगा, पियर। पियर से क्या याद हो जाएगा, एम्पियर। तो एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो दूसरा मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। और एक और मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो आवेश के दो मात्रक हो गए, एक कूलाम एक एम्पियर इंटू सेकेंड। याद हो जाएंगे, एक कूलाम और दूसरा एम्पियर इंटू। अब धारा का, अच्छा चलो एक थोड़े 2 मिनट और चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। करंट का लगना मतलब क्या होता है, बोलेंगे ना इसको करंट लग गया, इसका मतलब क्या है। देखो ये लिखा है एम्पियर इंटू सेकेंड, तो ये है क्या चीज, ये आवेश। आवेश अभी बताया, आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का समूह, उसको क्या बोलते हैं, आवेश। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो उनको क्या बोलेंगे, आवेश। या तो अब आवेश दो भी तरह के हो सकते हैं, तो पॉजिटिव होंगे या निगेटिव। अब देखो ये आवेश, जैसे ये मान लो तार है, ये क्या है, तार।
इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, बहुत सारे। लेकिन ये ऐसे तार जैसे मान लो ऐसे पड़ी है, उसको छू लो तो क्या करंट लगता है? कभी नहीं लगेगा। जबकि उसमें इलेक्ट्रॉन हैं, फिर भी हमें करंट क्यों? क्योंकि वो प्रवाहित नहीं हो रहे हैं। क्या नहीं हो रहे हैं? अब उनको प्रवाहित करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? धारा की। किसकी जरूरत होगी? धारा की। तो धारा क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर यानी एक सेकंड में कितने आवेश जाएंगे, कितने आवेश प्रवाहित होंगे, इसे क्या बोलते हैं? धारा। तो I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T। अगर मैं इसको बोलूं 1 एम्पियर को मुझे परिभाषित करना हो, 1 एम्पियर क्या होगा? तो बोलूंगा 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश को क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। 1 सेकंड में प्रवाहित क्या? आवेश। क्यों का मतलब क्या होता है? आवेश। तो 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की संख्या को क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। यानी 1 सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित होंगे, वही क्या है? धारा। वही क्या है? करंट, जिसको आप करंट बोलते हैं। तो 1 सेकंड में कितने आवेश जा रहे हैं? अब देखो, जैसे वो तार पे आवेश जा रहे हैं, आपने इसको क्या कर लिया? पकड़ लिया। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आवेश जा रहे हैं और इनको तुमने पकड़ के क्या कर लिया? रोकना चाह रहे हो। तो ये जाना चाह रहे हो, तुम इन्हें क्या कर रहे हो? रोकना चाह रहे हो। तो ये तुम्हें क्या देंगे? झटका। अगर आवेश कम हुए, आवेश क्या हुए, तो तुम्हें झटका देंगे। अगर आवेश ज्यादा होगा तो फिर इनको तुमसे हो जाएगा प्यार, और फिर ये तुम्हें लेंगे चिपका, और फिर छोड़ेंगे तब जब प्यार हो जाएगा खत्म। समझ गए? तो देखो सुनो, अच्छा 1 सेकंड, अच्छा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कितने होते हैं अभी हम कैलकुलेट करेंगे। 6.25 गुणे 10 की पावर 18। 6.25 गुणे 10 की पावर 18। सोचो 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन को तुम रोकना चाह रहे हो, 1 सेकंड में ये इतने प्रवाहित होते हैं। 6.25 गुणे 10 की पावर 18। ये पता है लगभग कितने हैं? जितने रुपए तुम पूरी जिंदगी में गिन नहीं पाओगे। कहां तक पहुंचेगा ये? शंख तक। हाँ, शंख तक पहुंच जाएगा। अरब खरब नील 10 नील पदम 10 पदम, वो नहीं पढ़ते, बचपन में पढ़ा होगा ना। तो ये कहां तक पहुंच गया? शंख तक। 10 की पावर 19 तक होता है महाशंख तक, ठीक है। तो अब तुम सोच के देखो, इतने शंख इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं 1 सेकंड में, और इनको तुम क्या कह रहे हो? रोक रहे हो। तो ये तुम्हें रोकने देंगे क्या? अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है, तो झटका बस देंगे ना। अब इसी तरह देखो, लाइट अगर जैसे गांव पे बिजली जिसको वो धीरे हुई, गांव पे मैक्सिमम टाइम्स कितना आता है? 220 वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन जो पड़े रहते हैं, इनको धक्का देकर चलाने का काम किसका होता है? इसीलिए वो देखा होगा कि ज्यादा तेज लाइट आएगी, कम आएगी, वो किस पर डिपेंड करता है? पावर सप्लाई कितनी है आपके यहाँ ना। तो कितने वोल्ट की होती है? 220। आता है 180 200 ऐसे है ना। चलो आगे बात करते हैं। अब किसकी बात हो रही है? विद्युत धारा। यही जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे वही है। तो विद्युत धारा क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। किसी चालक में समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष मतलब समय से भाग देना है, समय के सापेक्ष विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर। बस इतना याद रखना है। क्या? आवेश प्रवाह की दर। सामान्यतः विद्युत धारा एकांक समय 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिणाम को व्यक्त करती है। यही बता रहा था कि 1 सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित होते हैं, ये कौन बताता है? धारा। कौन बताता है?
विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों? एम्पियर। करंट लगेगा तो आदमी कैसा हो जाएगा? पियर। जिसे किससे मापा जाता है? अमीटर से। अभी हम लोग पढ़ेंगे विभवांतर। क्या पढ़ेंगे? इसको मापा जाता है वोल्ट मीटर से। किससे? और धारा को किससे मापा जाता है? दो चीजें याद रखना दोनों पे, एक तो मापने वाला यंत्र और दूसरा मात्रक। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट और धारा का मात्रक एम्पियर। धारा का मात्रक वोल्ट को किस में मापते हैं? वोल्ट मीटर में। विभवांतर को किस में मापेंगे? और धारा को किस में मापेंगे? अमीटर से। किससे मापेंगे? अमीटर से। ठीक है। विद्युत धारा को प्रदर्शित काहे से करते हैं? आई से। इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं? धारा बराबर आवेश गुणे समय। धारा बराबर, ये कैसे लिख गया? आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी। ये जो लिखा है ये कहाँ होना चाहिए? बटे में। धारा बराबर क्यू अपॉन टी। आवेश प्रवाह की दर। दर का मतलब समय से भाग देना है। समय से क्या देना है? तो ये जो टी है कहाँ होना चाहिए? बटे में। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, आवेश इलेक्ट्रॉनों की मात्रा। यानी विद्युत धारा क्या है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं ये कौन बताएगा? अब उसमें आता है एक एम्पियर को परिभाषित कीजिए। किसको परिभाषित कीजिए? कैसे बताएंगे? ये आई, इसका मात्रक एम्पियर, क्यू का मात्रक आवेश, समय का मात्रक टी। मतलब समय टी ही होगा, सेकंड में होगा बस। तो एक सेकंड में क्या बोलेंगे? एक सेकंड में प्रवाहित, यदि एक सेकंड में प्रवाहित आवेश को क्या बोलते हैं? एक एम्पियर। एक सेकंड में प्रवाहित आवेश को क्या बोलेंगे? अब एक सेकंड में प्रवाहित आवेश कितने होंगे वो अभी कैलकुलेट करेंगे आगे। 6 अभी बोला था 6 गुणे 10 की पावर 18। तो एक सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित होंगे इसे एक एम्पियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक एम्पियर। तो एक सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं? एक एम्पियर। ठीक है। ये देखो लिखा है एक कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए। तो क्या बोलेंगे इसे? और कितने होंगे ये भी निकाल लेते हैं। क्या आगे ऐसा कुछ है क्या? अगर देख लेते हैं होता है तो फिर चलो, नहीं है, इसी में देख लेते हैं। एक कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए। अभी हमने पढ़ा क्या? क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी। क्यू बराबर आई इंटू टी। क्यू कितना है? देखो एक कूलाम, तो यहां क्या लिख देंगे? एक। ठीक है। आई निकालना है, टी एक सेकेंड। ठीक है। टी कितना? एक सेकेंड। तो आई बराबर क्या आ जाएगा? एक बटे एक। गुणे में इधर कहां आ जाएगा? बटे में। तो आई बराबर कितना आ गया? एक एम्पियर। ठीक है। एक एम्पियर। एक सेकंड में, एक सेकंड में कितने सेकंड में? एक। अगर एक कूलाम आवेश हो, कितना हो? एक कूलाम। एक सेकंड में प्रवाहित आवेश कितना हो? एक कूलाम। तो उसे क्या बोलेंगे? एक एम्पियर। एक सेकंड में अगर एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसे क्या बोलेंगे? एक एम्पियर। यहां गणना कर लेते हैं। क्यू बराबर क्या होता है? एन इंटू ई। क्यू बराबर एन इंटू, अब देखो क्यू का मान कितना?
1 कूलाम आवेश, इसमें इलेक्ट्रॉनों की हम संख्या निकालना है। क्या निकालना है हमें? n निकालना है। और E का बताया था मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस, अब ये गुणे में इधर आएंगे तो काहे में हो जाएंगे? बट्टे में। तो n बराबर हो जाएगा 1/1.6 गुणे 10 की पावर माइनस, ये ऊपर जाएंगे तो देखो यहाँ से दशमलव हटाओ, ऊपर क्या बढ़ा लो, तो ये 10 बट्टे कितना हो गया? 16। और ये माइनस जाएंगे तो ऊपर पावर काहे के हो जाएंगे? प्लस के। अब चाहो तो इनको काट लो, चाहो तो पहले भाग दे लो। तो 16 का भाग देना है कितने में? 100 पे। 16 का भाग देना है कितने पे? 10 पे। अब भाग तो जाएगा नहीं तो यहाँ क्या लगा देंगे? यहाँ क्या बढ़ाएंगे? 16 का भाग 100 में दो, 16 छक्का 96, कितने बचे? 4। 16 दूनी 32, कितने बचे? 8। 16 पंचे 80, 16 पंचे खत्म हो गया। क्या आ गया? 0.625। तो इसका भाग देने से क्या आया? 0.625 गुणे 10 की पावर। अब विज्ञान ये कहता है कि दशमलव के पहले एक अशून्य अंक होना चाहिए। अशून्य का मतलब जो शून्य ना हो, यानी ये दशमलव कहाँ लगना चाहिए? 6 के बाद। जितने अंक बाद इधर दशमलव लाएंगे उधर उतनी माइनस पावर हो जाएंगी। मतलब एक अंक बाद अगर इधर लाए तो एक पावर क्या हो जाएगी? कम। 2 अंक बाद इधर लाते तो 2 पावर क्या हो जाती? कम। इधर लाते अगर दशमलव तो पावर बढ़ती हैं, और इधर दशमलव ले जाते हैं तो पावर घटती हैं। तो n बराबर क्या आ जाएगा? 6.25। अब बताओ दशमलव कितने अंक बाद ले गए हो? 1 अंक बाद। भाई 6 पे ही तो लगा दिया है, हटा के यहां से कितने पर लगा दिया? 6 पर। तो 1 अंक लाए हो तो 1 पावर कम कर दो तो कितनी हो जाएंगी? 10 की पावर 18। यानी 1 कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 गुणे 10 की पावर 18। ये इलेक्ट्रॉनों की क्या है? संख्या। ठीक है, आगे देखो। इसमें देखो कुछ बोला गया है, क्वेश्चन है क्या? किसी चालक पर 10 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। 10 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता का मतलब क्या होता है? इस पर पॉजिटिव आवेश होगा कि निगेटिव होगा? निगेटिव होगा। 10 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? निगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उस पर आवेश कैसा होगा? ऋणात्मक। तो इसमें बोला गया है इसकी प्रकृति बताइए, तो प्रकृति तो तुरंत लिख देंगे, कैसी होगी? ऋणात्मक। कैसी होगी? ऋणात्मक। और मुझे आवेश बताना है, तो Q बराबर हमने क्या पढ़ा है? N इंटू E। Q का मान कितना है? अब की बार किसी चालक पर 10 इलेक्ट्रॉनों की, तो Q का मान पता है क्या? Q तो निकालना है, आवेश का मान बताना है, तो Q का मान बताना है। N का मान कितने इलेक्ट्रॉन है? तो यहां क्या लिख देंगे? 10 इंटू E। E कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, हमें आवेश बताना है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो यहां से दशमलव हटा दो, या तो ये 10 की पावर कितनी लिखी देखो ढंग से, कुछ नहीं है तो कितना है? 1। और यहाँ माइनस के 19 है, यहाँ क्या है? प्लस के 1। तो 19 में 1 क्या हो जाएगा? कम। तो ये आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 18। ठीक है, 1 इससे क्या हो गया? कम। 19 पे 1 कम कर देंगे, प्लस का जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है? माइनस। तो क्यों बराबर कितना आ गया? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 18। ये आवेश पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? ये देखो लिखा है क्या होगा? निगेटिव। क्यों?
यहां देखो 10 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है, तो मतलब आवेश क्या होगा, ऋणात्मक। अगर यही कमी होती तो आवेश कैसा होता, धनात्मक। चलो आगे सुनो, पदार्थों के प्रकार। तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तीन। कितने प्रकार के होते हैं, तीन। एक होते हैं सुचालक, क्या होते हैं, एक होते हैं कुचालक और एक होते हैं अर्धचालक। सुचालक, कुचालक, और जिनमें आवेश का प्रवाह बड़ी सुगमता से हो जाता है, बहुत अच्छे से। मतलब जो जैसे यहाँ बिजली के तार होते हैं, ये काहे के बने होते हैं, कॉपर के। किसके बने होते हैं, मैक्सिमम किसके होते हैं, कॉपर के। ठीक, सबसे अच्छा चालक जो है चांदी मानी जाती है। तो अगर ये चांदी के तार बनाए जाए तो और बढ़िया से बिजली आएगी जाएगी, लेकिन उसमें समस्या है। बताओ क्या समस्या। अरे भाई महंगे इतने हैं, कौन लगवाएगा चांदी, पहनी होती नहीं है तो ये तारों को यूज करेगा क्या कोई। पता लगा कि 10 लाख का घर बनवाया, 15 लाख के तार ही लग गए उसमें बिजली आने के लिए। तो चांदी क्या इसलिए यूज, सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी। लेकिन चांदी का यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि वो बहुत क्या है, महंगी। तो इसलिए उसकी जगह किसका यूज करते हैं, कॉपर का। ठीक है, तो चालक वे पदार्थ हैं जिनमें आवेश का सुचालक, ये कहाँ गया सुचालक भाई, अच्छा चालक या इसी को क्या बोलते हैं, सुचालक। चालक बोलो या सुचालक एक ही बात है। चालक या सुचालक वे पदार्थ हैं जिनमें आवेश का प्रवाह कैसे होता है, सुगमता। सुगमता का मतलब बहुत आसानी से। सुचालक कहलाते हैं, जैसे धातुएं जितनी होती हैं इनमें बहुत अच्छे से आवेश का प्रवाह होता है। एल्यूमिनियम में भी होता है, लोहा में भी होता है। इसी लिए बोलते हैं लोहा से उस तार को मत छूना, नहीं तो क्या लग जाएगा, करंट। क्योंकि उस तार से फिर इलेक्ट्रॉन लोहे से होते हुए तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब तुम्हारे शरीर के अंदर आएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की तुम्हारे शरीर में क्या हो जाएगी, अधिकता, इसीलिए वो करंट लगता है। अम्लीय जल, ये तो पता होगा ना, पानी में भी क्या होता है, करंट। और जल उदासीन होता है, लेकिन अगर अम्लीय है तो ज्यादा आएगा उसमें। और क्या होते हैं, लवण। अचालक वे पदार्थ हैं जिनमें आवेश का प्रवाह होता ही नहीं है। जैसे आप लकड़ी ले लो, जैसे कोई बिजली सुधारना हुआ ना तो लकड़ी लेकर जाते हैं, वो भी सूखी वाली, गीली हुई तब भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, तो इसीलिए उसका क्या करते हैं, सूखी। हाँ, तो ये चैप्टर इसीलिए बता रहे हैं, तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड है। अब पता है ना क्यों नहीं जानना है उधर। अब चप्पल पहन के बोलते हैं कि लाइट सुधार रहे हो, तो कैसे सुधारो, चप्पल पहन के। क्यों, अगर बिना चप्पल के पहन के सुधारोगे तो वो अर्थ ले लेगा, कहाँ से, अर्थ से अर्थ ग्रहण कर लेगा, और फिर तुम्हारी बॉडी से इलेक्ट्रॉनों का क्या होने लगेगा, प्रवाह। इसलिए अचालक या कुचालक कहलाते हैं, जैसे सूखी लकड़ी, कांच और रबर, इनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता। अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिनमें बहुत कम होता है। देखो, सामान्य अवस्था में आवेश का प्रवाह नहीं करते, लेकिन पदार्थ का ताप बढ़ाने पर आवेश का प्रवाह करते हैं। मतलब अर्धचालक वे होते हैं, या तो इनका ताप क्या कर दो, बढ़ा दो, तो इन पर आवेश का प्रवाह होता है, या बहुत कम होता है। जैसे, लेकिन इनका यूज बहुत है, क्या, सिलिकॉन, क्या, सिलिकॉन। दूसरा जर्मेनियम। अच्छा, कभी देखा वो जो चार्जर होता है मोबाइल का या किसी और चीज का, इसके तार को छू लो, ये करंट नहीं मारता। तो क्यों नहीं मारता, बाकी तारों को पकड़ के देखो, बढ़िया वाली फीलिंग देते हैं। ये तार करंट क्यों नहीं मारते, क्योंकि ये अर्धचालकों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, इनमें करंट फ्लो क्या होता है, बहुत कम होता है, इस वजह से। दूसरा, ये सुना होगा एक एसी और एक डीसी। ये एसी लगवाने वाली नहीं बोलते, करंट वाली है एसी। तो इसको ये जो हम लोग बिजली वाला करंट होता है इसको क्या बोलते हैं, एसी। और जो बैटरी वाला करंट होता है उसको क्या बोलते हैं, जो डीसी डायरेक्ट करंट होता है, ये करंट नहीं मारता। उसको छूकर देखना एक बार ना, इसको मत छूने लगना। अब क्या है, विद्युत विभव।
क्या है? एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं? V से। देखो ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, यहां अनंत है, क्या है? अनंत से कोई आवेश है, इसको मान लो मैंने Q0 नाम दे दिया। Q0 का मतलब ये अनंत पर रखा है। इस आवेश को, इधर वैद्युत क्षेत्र है, ये जो रखा है ना गोला, इसमें क्या है? वैद्युत क्षेत्र। तो अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को, भाई यहां से कोई आवेश है, मान लो कहीं आवेश रखा हुआ है, उसको अब पकड़ के लाना है, तो काम तो करना पड़ेगा ना, उसको पकड़ के लाओगे तो काम तो करना पड़ेगा। तो ये कहां पर रखा है आवेश? अनंत पर। तो इसका नाम क्या दे दिया? Q0, सॉरी अनंत लिख दिया, देखो उसका नाम हमने दे दिया क्या? Q0। ये रखा कहां पर है? अनंत पर। अब इसको पकड़ के कहां लाना है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र। तो अब इसको वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है तो क्या करना पड़ेगा? कार्य। तो ये जो कार्य करना पड़ेगा उसी को क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव। तो अनंत पर स्थित किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने पे किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव क्या होता है? बताओ, वैद्युत विभव क्या होगा? अनंत से कहां से? अनंत से किसी भी धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? अच्छा, विद्युत विभव क्षेत्र नहीं कहलाता, विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं वैद्युत विभवांतर की, किसकी? अभी आगे पढ़ेंगे इसको, वैद्युत विभवांतर। इसमें थोड़ा फर्क है। यहां कहां से लाए इसको? उठा के अनंत से। उसमें एक बिंदु से लाना है, बस इतना डिफरेंस है। अगर एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, यहां से इसको यहां ले जाना है या यहां से इसको, तो ये वैद्युत विभवांतर है। क्या है? लेकिन अगर इसे अनंत से लाना है वैद्युत क्षेत्र के भीतर, तो वो क्या है? वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में बस थोड़ा सा अंतर है। यहां आवेश को कहां से लाते हैं? अनंत से। यहां आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं। आगे देखो, इसमें और भी कुछ लिखा है, ये बना लेना, ठीक, चित्र जब लिखना। यदि Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल हो, तो उस बिंदु पर कार्यरत वैद्युत विभव, विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं? V। अब किया गया कार्य कितना है? W। और हम लाए किसको थे पकड़ के? विद्युत आवेश को। उसका क्या नाम था? Q या Q0, ठीक है। तो यहां Q0 लिख लो, चाहे Q लिख दो। तो V बराबर क्या हो गया? W अपॉन Q। अब इसका मात्रक बताओ क्या होगा? W क्या होता है? W कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? और Q क्या होता है? आवेश। आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति। ये जो लिखा है ना, इसको क्या बोलते हैं? प्रति। क्या? तो इसका मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम, ठीक है। तो वैद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। अगला देखो, ये देखो वो आ गया वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर। तो विभवांतर से ही पता चल रहा है विभव का अंतर। विभव का अंतर। इसमें देखो लिखा है एकांक धनावेश को एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। मान लो कि ये एक बिंदु है, एक ये बिंदु है,
इस बिंदु का नाम हमने दे दिया क्या, इस बिंदु का नाम क्या है, तो यहां पर विभव VA होगा और यहां पर विभव, अब इसको मान लो ले जा रहे हैं इस बिंदु को कहां, B पर, तो यहां जो विभव का अंतर आएगा उसे क्या बोलेंगे, विभवांतर। यानी V बराबर, अब विभव का अंतर है तो इसको काहे से प्रदर्शित कर देते हैं, डेल्टा से। ये त्रिभुज नहीं है, क्या है, डेल्टा का मतलब होता है विभवों का अंतर। अब डेल्टा V लिखा है तो मतलब विभव का अंतर। अब यहां पर और कुछ लिख देते, मान लो हमने लिख दिया डेल्टा कैपिटल A, तो मतलब होता है क्षेत्रफलों का अंतर। तो ये विभवों का अंतर है किसका, VA माइनस VB, VA माइनस VB। अच्छा और नीचे क्या होगा, क्यों, तो इसे क्या बोलेंगे, विभवांतर। तो विभवांतर का मतलब क्या होता है, विभवों का अंतर, जो विभव दिए हैं उनका क्या अंतर। अब एक विभव था A और एक विभव था V, तो डेल्टा V बराबर VA माइनस VB और बटे Q, ये हो गया क्या, विभवांतर। मात्रक सेम सेम होगा, जो उसका था वही इसका, ऊपर विभव है, विभवों का अंतर, और नीचे क्यों, आवेश। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। इसके बाद 3 टॉपिक है और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह है ओम का नियम, इसके बाद पढ़ेंगे समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक एक को सुनिए। पहले क्या है, ओम का नियम, दिख रहा है सबको, ओम का नियम क्या बोला गया, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी, लंबाई, ताप, दाब, ये भौतिक अवस्थाएं होती हैं, लंबाई, ताप और दाब, अपरिवर्तित रहे, ये बदले ना, ना उसकी लंबाई को चेंज किया जाए, ना उस पे ज्यादा दाब लगाया जाए, ना उस पे ताप यानी उसका टेम्परेचर चेंज ना किया जाए। अगर उसकी लंबाई, ताप, दाब ये भौतिक अवस्थाएं सेम रखी जाती हैं तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित, देखो धाग लिख गया है, यहां क्या होना चाहिए, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा के, यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V और प्रवाहित धारा I हो, तो इसका मतलब क्या है कि इनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, प्रवाहित धारा मतलब क्या I, और अनुक्रमानुपाती का यह क्या होता है, चिन्ह, तो V प्रोपोर्शनल टू I, मतलब धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर धारा का मान घटाएंगे तो विभवांतर भी क्या होगा, घटेगा। अब इस प्रोपोर्शनल टू यानी अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए एक क्या लाना पड़ेगा, नियतांक। तो V बराबर R इंटू I या IR, ठीक है। जहां R क्या है, जहां R एक नियतांक है, क्या है, नियतांक, जिसे विद्युत या वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब इसको थोड़ा मैं ढंग से समझा देता हूं। देखो, जैसे तार है, उस पर करंट कब तक नहीं फ्लो होगा, जब तक विभव ना हो, वोल्ट, जब तक उसको विभव ना दिए जाए। तो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ऐसे मुरझाने हुए, तो उनको धक्का देने का काम किसका है, वोल्ट का। कितना वोल्ट आ रहा है घर में करंट, पूछते हैं ना कितने वोल्टेज है, तो वोल्ट का काम होता है उनको धक्का देना। चल दिया, अब भाई ज्यादा तेज ना चले, इसके लिए भी कुछ होना चाहिए,
तो उसका काम किसको दे दिया गया? प्रतिरोध को। किसको दे दिया गया? तो प्रतिरोध का काम क्या है? उसको रोकना। प्रतिरोध जैसे नहीं पढ़ा, अवरोधक उसमें लिखा होता है सड़क पे, वो नहीं बने होते, क्या बोलते हैं उनको? अरे जो थोड़ा उठे होते हैं सड़क पे, ब्रेकर ना, अवरोधक, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं? अवरोधक, इंग्लिश में ब्रेकर बना दिए जाते हैं। गाड़ी को क्या कर दो? स्लो, धीरे कर दो। तो सेम उसी का प्रतिरोध का भी यही काम है कि जो आवेश बह रहा है उसको क्या कर देना है? स्लो। तो प्रतिरोध का काम क्या है? आवेश को स्लो करना। वोल्ट का काम क्या है? प्रतिरोध आवेश को क्या कर देना? चालू कर देना। और इसका काम क्या है? रोकना। तो समझ गए। V बराबर आई आर, इसको ढंग से लिख देते हैं। V बराबर क्या? यही ओम का क्या है? नियम। तो ओम का नियम क्या कहता है? यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी? ताप, दाब, ठीक है, ये क्या रहे? ताप, दाब, ये सब क्या रहे? अपरिवर्तित रहे, बदले ना। तो क्या होगा? तो दोनों चालक के जो सिरों के बीच क्या लगता है? विभवांतर। वह उसमें प्रवाहित धारा के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। उसमें प्रवाहित धारा के क्या होगा? कौन अनुक्रमानुपाती होगा? V। किसके अनुक्रमानुपाती होगा? I के। तो ये लिख दिया V अनुक्रमानुपाती होगा किसके? I के। अब ये चिन्ह हटाने के लिए हमें एक क्या लाना पड़ेगा? नीतांक। तो नीतांक हमने क्या ले लिया? R। तो V बराबर R इंटू आई। अब इसको ढंग से लिख दिया, V बराबर आई आर। यही ओम का क्या है? नियम। अब बोलेंगे ओम के नियम का सत्यापन। तो इस नियम की व्याख्या के लिए एक वैद्युत परिपथ चित्र में प्रदर्शित है, ये बना हुआ है। देखो अब इसमें कितनी धारा है? ये तो पहले क्या लगा है? वोल्ट मीटर। ये क्या बताएगा? विभवांतर। वोल्ट मीटर का काम क्या है? किसको नापना है? विभवांतर। ये क्या लगा हुआ है? देखो अमीटर। इसका काम क्या है? धारा मापना, कितनी धारा बह रही है उसका, वो कौन नापेगा? ये कौन नापेगा? वोल्ट मीटर। ये देखो एक सेल है, सेल का जो बड़ा सिरा होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। जो छोटा सिरा होता है वो क्या होता है? तो ये पॉजिटिव। ये क्या है? धारा नियंत्रक। क्या है? और ये है कुंजी। क्या है? हाँ, इसको दबा देंगे चालू, इसको बंद कर देंगे तो धारा बहना क्या हो जाएगी? बंद। तो ये पूरा परिपथ है, ठीक है, इसको बनाना सीख लो, ठीक है। आगे चित्र में हम सेल को प्रतिरोध तार से जोड़ते हैं। इसमें बहने वाली धारा अमीटर को अमीटर से मापते हैं। इसमें बहने वाली धारा को अमीटर से मापते हैं। धारा को किससे मापते हैं? ये जो चित्र में बना हुआ है यही सब लिखा हुआ है। इसमें जो बहने वाली धारा उसको किससे मापते हैं? तथा धारा नियंत्रक की सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा को नियंत्रित करते हैं। मान लो ज्यादा हुई, ज्यादा धारा इसमें मान लो ज्यादा धारा बहानी है तो धारा नियंत्रक की सहायता से ज्यादा कर देंगे, कम बहानी है तो कम कर देंगे। प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए इसके सिरों के बीच एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। तो ये तो सब बता चुका हूं मैं कि धारा मापने के लिए किसको? अमीटर को, और विभवांतर मापने के लिए किसको? वोल्ट मीटर को लगाते हैं। तथा परिपथ में धारा का मान अमीटर से तथा विभवांतर का मान वोल्ट मीटर की सहायता से माप लेते हैं। V और I के विभिन्न मानों के लिए धारा I, धारा किसके के बीच ग्राफ खींचते हैं या ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो कि ओम के नियम की पुष्टि करती है। अब देखो ये पूछा जाता है कि यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये जितना लिखा है सब कुछ याद करना, कुछ छोड़ना नहीं है। ये कारक है। किसी चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मैं सबको एक्सप्लेन करता हूं। किसी चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो ये किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रतिरोध की। प्रतिरोध का काम क्या है? अभी बताया था, धारा को रोकना, आवेश प्रवाह को क्या करना? रोकना। ये किसका काम है? प्रतिरोध का।
अब यह चालक की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। अगर लंबाई को बढ़ाएंगे, लंबाई को क्या कर देंगे, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे तार बहुत लंबा ले लो तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कम फ्लो होते हैं, यानी प्रतिरोध उसमें क्या हो जाता है, ज्यादा। लंबाई बढ़ा दो तार की तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसमें करंट फ्लो कम होगा। एक बोर्ड पे एक बल्ब को लगाओ छोटे से तार पे और जलाओ तो बहुत तेज जलेगा। अब उसको 1 किलोमीटर लंबा ले जाओ और फिर जलाओ, वो बहुत धीरे जलेगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध उसका क्या हो गया, बढ़ गया। प्रतिरोध क्या हो गया, अगर प्रतिरोध बढ़ गया तो धारा का मान क्या हो जाएगा, कम। प्रतिरोध बढ़ गया तो धारा का मान क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ा तो आवेश क्या हो जाएंगे, आवेश का फ्लो क्या हो जाएगा, कम। दूसरा, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। और क्षेत्रफल कम करेंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती। चालक के ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी चालक का ताप बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा। चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, ये तो अभी पढ़ा हम लोगों ने, चालक के पदार्थ पर। अब देखो चांदी का तार हुआ तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, अलग। सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा, चांदी के तार का। वो इलेक्ट्रॉनों को सबसे कम रोकेगा, तो सबसे अच्छा प्रवाह किस में होगा, चांदी में। तो चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है, नहीं करता क्या। चांदी का लोगे तो बढ़िया से प्रवाह होगा, यानी उसमें प्रतिरोध क्या होगा, कम, तो प्रवाह क्या होगा, अच्छे से। अब यही एक लकड़ी ले लो, फ्लो होगा क्या, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रतिरोध क्या होगा, इसीलिए उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं बहेंगे। अच्छा, एक इसके नियम का सत्यापन भी करना है, तो एक और इमेज आपको ये बनाना पड़ेगा। ये मान लो एक्स अक्ष है, इसमें क्या है, वाई अक्ष। देखो यहां पर कुछ लिखा हुआ था, विभिन्न मानों के लिए धारा I के बीच एक ग्राफ खींचते हैं, यह ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो I बराबर क्या होता है, V/R। ठीक है, मान लो मैंने इस अक्ष में क्या ले लिया, R, ठीक है, एक्स अक्ष में, और इधर क्या ले लिया, V, इधर क्या ले लिया, V। अब देखो यहां पर मैं 5 चला, कितना चला, और इधर मैं चला 1। ये यहाँ 1 है, ये कितना है, 5, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है। सॉरी 20, देखो कैसे लिख रहे हैं, ये कितना है, 20। इधर देखो ये 1 है, ये 2 है, ये कितना है, 3, ये कितना है, 4, ऐसे चलते रहेंगे। अब इधर से इस लाइन को बढ़ाओ, इस लाइन को बढ़ाओ, ये दोनों यहां मिलेंगे आके। यानी जब प्रतिरोध कितना होगा, 1, तो विभवांतर कितना होगा, 5। जब प्रतिरोध कितना होगा, 2, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, 10। जब प्रतिरोध कितना होगा, 3, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, 15। जब ये 20 होगा तो इधर से ये कितना होगा, 4। इन सबको मिला दो, यहां आएगा भाई, मिलेगा आके। इन सबको मिलाओगे तो एक क्या मिलेगी, सीधी रेखा। एक क्या मिलेगी, यही ओम के नियम का क्या है, सत्यापन। ठीक है, तो इसको बनाना है यहां पर इसके बाद। ठीक है, तो ओम के नियम का जब क्या है, सत्यापन। ठीक, ये चित्र और ये ओम का नियम है, ये ओम का क्या है, नियम। ये जो चित्र बना है उसके बारे में ये सब कुछ बताया गया है, और ये जो यहां से लिखा है ये इसके लिए है। ठीक है, ओम के नियम का क्या है, सत्यापन। फिर ये पूछा जाए प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, तो वो ये लिखा है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। चलो अब जल्दी से बताओ, धारा को किस में मापते हैं, धारा को किस में मापते हैं, धारा को किस में मापते हैं,
अमीटर से, किससे मापते हैं, और विभवांतर को वोल्ट मीटर से, ठीक है। धारा का मात्रक, धारा, करंट का मात्रक, धारा लगे कैसा हो जाएगा आदमी, एम्पियर, पियर एम्पियर, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट, विभवांतर का मात्रक, और धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक है। चलो आगे सुनो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। सवाल भी इन्हीं से होंगे, ये ढंग से समझना है, ठीक है। सुनो क्या लिखा है श्रेणी क्रम संयोजन में। चलो मैं चित्र बना देता हूं पहले आपके लिए। ठीक है, ये 3 प्रतिरोध है। कितने प्रतिरोध हैं? इसका नाम दे दिया हमने R1, R2 और R3। इनके बीच जो विभवांतर है वो मान लिया यहां पर कितना है V1, यहां पर कितना है, और यहां पर कितना है V3, ठीक है। इसकी खासियत क्या होती है, ये जो छोटा वाला है ये माइनस है, ये क्या है प्लस। धारा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होगी। किस तरफ होगी? मतलब इधर से धारा बहनी प्रारंभ होगी, ठीक है, ऐसे जाएगी। तो इसमें सब में धारा क्या होगी? सेम सेम। यही खासियत है श्रेणी क्रम की। तो श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है? समान। सब में धारा क्या होगी? सेम सेम। यहां R1 प्रतिरोध में भी वही धारा होगी, R2 में भी होगी, R3 में, यानी यहां पर धारा का मान क्या होता है? सेम। अगर कोई पूछे श्रेणी क्रम में क्या समान होता है तो क्या बोलेंगे? धारा। इसी का यूज करके इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। बस इतना ही बनाना है आपको। ये चित्र हो गया, ये किसका है? श्रेणी क्रम में। इसमें देखो क्या है, ये पहला तार है, ये पहले तार का कौन सा सिरा? दूसरा है। ये पहला सिरा है, मान लो ये तार है मेरे पास, ये पूरा क्या है? तार। तो इसका ये पहला सिरा है, ये कौन सा है? दूसरा। तो इस तार का दूसरा सिरा इस तार के कौन से सिरे से? पहले। दूसरे तार का पहला सिरा और पहले तार का, इनको जोड़ दिया आपस में। फिर देखो, दूसरे तार का पहला सिरा और तीसरे तार के जुड़ गए, और इस तार का पहला सिरा बैटरी से और इस तार का अंतिम सिरा बैटरी से, ये दोनों बैटरी से जोड़ दिया। बीच में हमने बहुत सारी चीजें लगा दी, ठीक है। इसका लास्ट वाला सिरा इसके लास्ट वाले सिरे से जोड़ दिया। ये काम है किसका? श्रेणी क्रम में। अच्छा, श्रेणी क्रम में चीजों को अब चलो पहले पढ़ लेते, फिर इसके बाद देखते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन इस प्रकार होता है कि प्रतिरोधों को क्रमशः जोड़ा जाए, अर्थात एक प्रतिरोध का सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। एक प्रतिरोध मतलब पहले प्रतिरोध का सिरा दूसरे प्रतिरोध के कौन से सिरे से, और इसका दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले से, इसका दूसरा सिरा तीसरे वाले के पहले से। ये बना लोगे तो लिख तो अपने आप लोगे ना भाई, इसका पहला सिरा इसके दूसरे से, इसका दूसरा सिरा इसके पहले से। प्रतिरोध से यह क्रम आगे चल, मान लो अगर 4-5 हुए, ये तो मैं 3 के लिए कर रहा हूं, 4-5 हुए तो ऐसे जोड़ते जाएंगे चाहे जितने हो। श्रेणी क्रम चित्र में प्रदर्शित है, तो ये चित्र बन गया। माना 3 प्रतिरोध R1, देखो ये R1 ऐसे नहीं, R1 ऐसे लिखना है, R2 ऐसे और R3 ऐसे, एक V वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा I तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V1, V2 और V3 है। अब देखो यहां पर क्या सेम है? धारा। तो V बराबर हमने क्या पढ़ा है? IR, अभी पढ़ा था, कहां से? ओम के नियम। ओम का नियम क्या था? V बराबर IR। V बराबर, अब बताओ इनमें सब में विभवांतर क्या है? अलग अलग विभवांतर क्या है? तो V1 क्या होगा?
IR1। देखो V अलग है तो V1 क्या होगा, I तो सेम सेम है ना सब में, I1 थोड़ी ना होगा, I तो सब में क्या है, तो R1 हो गया। अब बताओ V2 कितना होगा, IR, और V3 कितना हो जाएगा, IR3। कुल योग अगर मैं निकालूं इनको, कुल विभवांतर, तो उसको मान लिया मैंने क्या होगा, इसे लिख देता हूं एक बार, कुल विभवांतर, कुल विभवांतर बताओ कितना हो जाएगा, उसको मान लिया मैंने क्या है, V। कुल निकालना है तो सबको क्या कर दूंगा, V1 प्लस V2 प्लस, तो V बराबर क्या हो गया, V1 बताओ कितना है, IR, V2 कितना है, और ये कितना है। अब इस पूरे से कॉमन क्या मिल रहा है, सब में देखो क्या है, I, तो यहां क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस, ठीक है। अब देखो एक स्टेप और इधर, ये कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा, जो गुणे में होगी वो इधर काहे में आ जाएगी, बटे में, तो ये I कहाँ आ जाएगा, बटे में, तो यहां हो जाएगा V अपॉन V बटे I, ठीक है। ये गुणे में था, इधर तो कहाँ आ गया, बटे में, उधर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहां जो ये ओम का नियम पढ़ा है, अगर मैं इधर बटे में इसको ले आऊं, देखो I को कहां ले आऊं, बटे में, तो ये क्या हो जाएगा, V बटे I, V बटे, इधर क्या बचेगा, R, तो मतलब V बटे I की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, R, V बटे I, इसको हटा के क्या लिख सकता हूं, बराबर क्या, R1 प्लस R2 प्लस, ये आ गया श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला। अब इसमें याद क्या रखना है, एक तो ये फार्मूला याद रखना है, R बराबर क्या, R1 प्लस R2 प्लस, ये किस क्रम का है, ये कब लगाएंगे, जब मुझे प्रतिरोध अधिकतम चाहिए, जब प्रतिरोध क्या चाहिए, तो जब R मैक्स, R मैक्स का मतलब क्या है, प्रतिरोध अधिकतम, R का मतलब रेजिस्टेंस प्रतिरोध, और मैक्स का मतलब अधिकतम, मैक्सिमम, तो जब प्रतिरोध मुझे अधिकतम चाहिए तो कौन सा फार्मूला लगेगा, श्रेणी क्रम, और जब मुझे यह न्यूनतम चाहिए, कम, तब मैं लगाऊंगा समांतर क्रम। अभी समांतर क्रम पढ़ेंगे। इसमें ये जान लिया कि ये कैसे जोड़े जाते हैं, पहले वाले का दूसरा हिस्सा और दूसरे वाले का पहला, दूसरे वाले का दूसरा और तीसरे वाले का, ऐसे जोड़ते हैं, और पहला सिरा इसका और इसका अंतिम सिरा किससे जोड़ देंगे, बैटरी से। अगर मैं बात करूं अब किसकी, समांतर क्रम संयोजन के, तो पहले क्या बना लेते हैं, चित्र, चित्र बना लेते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा फिर बातें ना। चलो देखो, नीचे वही काम, एक छोटा हिस्सा, एक छोटे की तरफ, बड़े की तरफ प्लस, और छोटे की तरफ, यहां पर कितने प्रतिरोध होंगे, 3। थोड़ा नीचे बनाते हैं हम इसको, ठीक है। उसमें इसमें क्या फर्क है, देखो यहां पर भी कितने प्रतिरोध हैं, 3, ये R1, ये R2, और ये वहां भी 3 थे, लेकिन वहां पहले वाले का दूसरा सिरा कहां जुड़ा था, दूसरे वाले के पहले से। यहां देखो ये R1 का ये पहला सिरा हो गया, ये इधर वाला, और ये कौन सा है, दूसरा,
ये दूसरा वाले का हो गया पहला सिरा, और ये सब एक ही जगह जुड़े हैं। ये देखो तीनों एक जगह जुड़े हैं, ये पहले सिरे हो गए। ये तीनों के कौन से सिरे हैं? दूसरे। मतलब चाहे जितने प्रतिरोध लगा दो, उन प्रतिरोधों के दोनों सिरों को सब जगह कहां जोड़ा जाएगा? एक ही जगह। अब इसमें देखो यहां से धारा बहनी चालू हुई, यहां तक पहुंची, यहां तक मान लो आई धारा थी, लेकिन जहां यहां पहुंची तो इसकी कितनी डायरेक्शन हो गई? यहां पर कुछ धारा जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ, तो धाराएं इसमें क्या हो गई? अलग अलग धाराएं क्या हो गई? वहां पर धाराएं क्या थी? सेम सेम। यहां पर धाराएं क्या हैं? तो यहां मान लिया कितनी धारा है? I1। यहां कितनी है? यहां कितनी है? लेकिन इसमें एक काम सेम हो गया, इसमें विभवांतर सेम है। क्या सेम है? वहां क्या सेम था? धारा। यहां क्या सेम है? विभवांतर। अगर धारा सेम है तो धारा का सूत्र लगाएंगे। अब बताओ ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। चलो पहले लिख देते हैं। ओम का नियम क्या बोलता है? V बराबर, अब इसमें सेम क्या है? धारा। सेम क्या है? सॉरी, विभवांतर। सेम क्या है? तो I बराबर यहां से क्या हो जाएगा? ये R इधर कहां आ जाएगा? बटे में। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R। ये किसके नियम से है? ओम के नियम से, ओम्स लॉ, ओम के नियम से। चलो अच्छा इसको पढ़ तो लेते हैं पहले। समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से, मान लो ये बिंदु क्या है? A, और ये बिंदु क्या है? तो इन सब के जितने भी प्रतिरोध हैं, इनके सबके पहले सिरे कहां से जोड़ दिए गए? A से। इनके सबके दूसरे सिरे कहां जोड़ दिए गए? मतलब जितनी भी तारे हैं, इन तारों को एक जगह सबको बांध के एक जगह जोड़ दो। इधर वाली सब तारों का एक सिरा एक जगह जोड़ दो। कहां चले गए? प्रतिरोध का बीच विभवांतर समान है, इनके बीच विभवांतर क्या है? सेम सेम। वहां क्या था? सेम सेम धारा। यहां क्या है? सेम सेम विभवांतर। आगे विभवांतर समान है, लेकिन विद्युत धारा का मान क्या है? भिन्न भिन्न। यहां देखो धारा सब में क्या है? अलग अलग। तीन प्रतिरोधों R1, R2 तथा R3 को चित्र में समांतर क्रम में जोड़ा गया। कितने प्रतिरोध हैं? तीन, R1, R2 और R3। प्रत्येक का पहला सिरा बिंदु A तथा दूसरा सिरा बिंदु B पर है। इनको पहला सिरा सबका कहां है? बिंदु A पर। दूसरा सिरा सबका कहां है? प्रतिरोधों को V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। कितने वोल्ट की बैटरी है? ये बैटरी में यहां लिख देना कितने वोल्ट की है? V वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है? V वोल्ट की बैटरी से। माना प्रत्येक प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 में बहने वाली धाराएं क्रमशः I1, I2 तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना है? V। अब यहां से बताओ कुल धारा कितनी होगी? कुल धारा, कुल धारा का मतलब मैंने मान लिया ये कितनी है, तो सब धाराओं को जोड़ दो। कितनी धाराएं हैं? तीन। I1 प्लस I2 प्लस, तो I बराबर क्या हो जाएगा? I1 कितना हो जाएगा? यहां I1 रखोगे, अब V तो बदलेगा नहीं, सिर्फ क्या बदलेगा? तो ये क्या हो जाएगा? V अपॉन R1। और ये क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? इधर I बराबर, ऊपर से देखो कॉमन क्या मिल रहा है? V। सब में V है तो V क्या ले लिया? कॉमन। अब बचा क्या? देखो अब V तो खत्म हो गया, तो ऊपर बचा क्या? एक, और नीचे क्या बचा? ये क्या हो जाएगा? एक बटे, ये हो जाएगा एक बटे R3। अब ये V गुणे में इधर कहां आ जाएगा? बटे में। तो ये क्या हो जाएगा? I बटे V। क्या हो जाएगा? और बराबर क्या? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन, ठीक है, I बटे V। देखो ये गुणे में इधर कहां आ जाएगा? बटे में।
तो इधर देखो, ये I बराबर क्या था, V बटे R। V इधर लाएंगे तो I बटे V, और इधर ऊपर क्या बचा, एक, V तो चला गया तो ऊपर क्या बचा, तो I बटे V का मतलब कितना होता है, 1/R। तो यहां जो I बटे V लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/, यही फार्मूला है। उसमें R बराबर क्या आया था, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें क्या आया है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/, ये दोनों फार्मूले जो ये आए हैं समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, और इसके पहले जो ओम का नियम था V बराबर IR, इन तीनों से ही पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। और इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल लगभग ये मान लीजिए कि जरूर आता है। अभी वो घर में पढ़ेंगे, जो मीटर नहीं लगता है उसमें जो बिल आता है कि कितने यूनिट बन गई, कितना बिल आता है, तो वो भी इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में ये वाली क्लास यहीं तक रखते हैं, एक क्लास और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 में। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार।